Alright, so in this video I'll let you know कि आपको अपने पेपर 1 किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। I'll try myself best to explain कि आपको इसमें से कम से कम 38 या कम से कम 35 MCQs सही करने हैं, ताकि आपका ना कि सिर्फ ए बने बल्कि आप ज़्यादा मार्क्स उठाएं, तो आपका ओवरऑल जो है वो ए स्टार ग्रेड बने। सो पेपर 1 क्योंकि काफ़ी बच्चों का रह गया था, अब मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे। मुझे काफ़ी बच्चे सीरियस टिप्स मांग रहे थे मुझसे कि भाई बहुत परेशान है वो P1 के लिए, बिकॉज़ जून के मंथ में आपके P1 स्टार्ट हो जाते हैं और टाइम इतना नहीं होता है मेरी पहली टिप आपको ये अटैम्प्ट 20 MCQs इन जस्ट 25 मिनट्स। नाउ आई नो कि ये मेरी थिंकिंग है, मतलब मैंने एस्टिमेट करके आपको ये टाइम दिया है, पर दैट इज़ जस्ट एन एस्टिमेटेड टाइम। आप उसको अराउंड 30 मिनट्स या 35 मिनट्स कह सकते हो। लाइक यू हैव एन आइडिया कि आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। 1 घंटे का पेपर होता है। तो ईदर इफ़ यू आर फ्रॉम ओ लेवल और फ्रॉम ए लेवल, P1 आपको जो है वो हमेशा फॉर केमिस्ट्री, बायो एंड फिज़िक्स हमेशा 1 घंटे का रहता है, ठीक है। इसकी टाइमिंग चेंज नहीं होती है। सो यू आर हैविंग 60 मिनट्स एंड यू आर हैविंग 40 MCQs। ईदर इफ़ यू आर इन ओ लेवल और ए लेवल, आपके MCQs की भी वो सेम रहती है, क्वेश्चंस ये 40 मिलते हैं आपको हमेशा। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं 30 मिनट में 20 MCQs कर दूँ, 30 मिनट में बाकी की 20 MCQs कर दूँ, तो मैंने नीचे कुछ और टिप्स भी लिखी हैं, वो भी मैं बताता चलूँगा। और साथ साथ ये भी कि आप टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। P1 में भाई बच्चे ऐसे करते हैं कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस उन्हें इतने मुश्किल लगते हैं कि वो उस पर लाइक 5 से 10 मिनट लगा देते हैं। एक MCQ पे आपको 5 से 10 मिनट लगाने ही नहीं है ना, आपको कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर एक मुश्किल से मुश्किल MCQ को आप कम से कम 3 से 4, बस दैट्स ऑलमोस्ट वेरी हाई। या आप उसको स्किप करके फ़िलहाल बाकी MCQ सॉल्व करना शुरू कर दो जो आपको लग रहा है थोड़े आसान है, ये आपसे हो जाएंगे। प्लस आई थिंक सो दैट टुडे इज़ मे बी टुडे इज़ 25 मई, ठीक है। तो आपके पास मुझे नहीं पता, वैसे तो जून बहुत नज़दीक है, बट फर्स्ट जून में भी हमारे पास 5 दिन बचे हैं। सो अभी लेकर बैठे हैं आप सारी अपनी सिलेबस कंटेंट वगैरह क्विक रिवाइज़ करें, और उसके बाद जब अपने टॉपिकल से स्टार्ट करें एंड देन ईयरलीज़। अगर आपके टॉपिकल्स बहुत अच्छे हुए हुए हैं तो फिर आप ईयरली से शुरू करें, पर अगर आपको लगता है कि आपको ईयरलीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप किसी चैप्टर में वीक है, फॉर सपोज़ फिज़िक्स की चैप्टर सुपरपोजिशन में आप वीक हैं फॉर योर एएस, या सर्किट्स में वीक हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं आता, या फिर आपका बायोलॉजी में आपका एंजाइम्स एक्टिविटी आपका वहाँ पर आप वीक हो, बिकॉज़ एंजाइम से क्वेश्चंस आते हैं थोड़े ख़तरनाक। आई नो अबाउट इट, ठीक। तो आप फिर टॉपिकल स्टार्ट करो। पहले वो पूरा कंटेंट, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए एंड देन यू नीड टू फोकस ऑन योर टॉपिकल्स। तो वो आप टॉपिकल कर सकते हो, पर अगर आपके टॉपिकल्स ऑलमोस्ट सारे क्लियर हैं, यू डू नॉट नीड मच टॉपिकल्स टू डू, तो फिर आप ईयरली कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये मेरी टिप है आपको कि आप पहले टॉपिकल करो और फिर ईयरली करो। पर अगर आपको लगता है कि ईयरली से आपके ऑलमोस्ट सही जा रहे हैं और कोई ऐसा स्पेसिफिक ही चैप्टर रह गया भाई कि इसकी वजह से आपका ईयरली सही नहीं हो रहा है, बाकी सारे चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए, आपके MCQ सही जा रहे हैं, सो देन गो थ्रू योर टॉपिकल्स। ऑलराइट, टाइम मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल। ना व्हाट डज़ इट मीन इज़ दैट, मैंने वही ऊपर बात बोली, लेकिन यहाँ मैं दोबारा रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ऐसे दफ़ा देखो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि आपके पास टाइम यहाँ पर लिमिटेड होता है। अब आप बोलोगे कैसे भाई, 40 MCQs हैं और 60 मिनट्स में 40 MCQs, टाइम डिवाइड करो 30 मिनट्स, इस तरीके से नहीं हो पाएगा। बिकॉज अगर हो पाएगा तो इट्स ओके, बट नहीं हो पाता है क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं, जिनसे बहुत सारे मसले होते हैं, वो पेपर में मैस क्रिएट करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर ओनली P1, लेकिन P2 और P3, P4, P5 जितने भी आपके कॉम्पोनेंट्स हैं उसके लिए, सबके लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ इंपॉर्टेंट। लेकिन MCQ में मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली, क्योंकि आपके अगर एक MCQ छूट गया मीन्स 1 मार्क आपको नहीं मिला। तो अगर आपके फॉर सपोज़ 5 MCQs रहेगा तो यानी आपको 5 मार्क्स नहीं मिले। सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू नो अबाउट इट। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी एसेंशियल। आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो किस तरह से, मैंने ऊपर जो टिप लिखी है आप ईयरली स्टार्ट करो, और किस तरह से पेपर सॉल्व करना है भाई, बाद से पर आप स्टार्ट करो ईयरली से, और आप टाइमर लगाओ 60 मिनट्स का, ठीक है। टाइमर लगाओ 60 मिनट्स का और पास से पर स्टार्ट करो, और जब 60 मिनट्स ख़त्म हो जाए, या आई गेस 50 मिनट्स हो जाए पूरे, तो देखो कि तुमने कितने MCQs कर लिए और कितने रह गए। अगर तो तुम्हारी स्पीड परफेक्ट है, सो डोंट थिंक अबाउट टाइम मैनेजमेंट एट ऑल। पर अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें थोड़ी मुश्किल हो रही है कि तुम्हारे पास अभी भी अच्छे खासे MCQs बाकी हैं और काफ़ी टाइम है, तो फिर आई थिंक सो कि कम टाइम में काफ़ी MCQs बचे हैं तुम्हारे पास, तो फिर तुम्हें प्रैक्टिस अच्छी करनी है। ऑलराइट, ठीक। एस्टिमेट द इनकरेक्ट आंसर्स इज़ वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई।
काफ़ी बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आंसर होता है वो उस आंसर को चेक करते हैं कि ए इज़ इनकरेक्ट। जैसे मैंने आपको साइड में ये पूरा डायग्राम बना के दिया है, ए बी एंड डी आर इनकरेक्ट आंसर। तो मैंने क्या किया, इसे पहले क्रॉस कर लिया। मैंने पहले ए स्टेटमेंट पढ़ी, फिर मैंने बी स्टेटमेंट पढ़ी, सी पढ़ी और डी पढ़ी। तो मुझे ए अच्छी नहीं लगी, बी भी मुझे इनकरेक्ट लगी और फिर मुझे डी भी हाउएवर इनकरेक्ट लगी। तो मैंने जो है वो सी को पे टिक किया एंड आई थिंक सो दैट सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैंने सी को पढ़ा ही नहीं। यू नीड टू ऑल्सो फोकस ऑन व्हाट यू आर चूजिंग द ऑप्शन, बिकॉज ये नहीं है कि अगर आपने ए बी और डी को इनकरेक्ट किया तो इसका मतलब सी करेक्ट है। आपको सी को पढ़ना भी है कि क्या लिखा है उसमें, ठीक। बच्चे ऐसे गलतियाँ करते हैं मोस्ट यूजुअली। नाउ चेक द यूनिट्स एंड डेटा, इट इज़ वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक। बच्चा यहाँ पे भी गलती ये करता है कि यूनिट्स लिखा हुआ है माइक्रोमीटर और उसने आंसर मिलीमीटर पे टिक किया हुआ है। मतलब अगर उसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो मे बी हो सकता है कि आंसर कुछ और हो, ऑप्शन कुछ और करेक्ट हो, लेकिन उसने किसी और को करेक्ट कर लिया जस्ट इन पैनिक मोड या पता नहीं क्या ऐसा कि उसने ज़्यादा फोकस नहीं किया। दैट्स वन ऑफ कॉमन मिस्टेक। एंड अनदर थिंग इज़ द डेटा। आपको अक्सर क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन होती है। फॉर सपोज आपको डेंसिटी गिवन है और आपसे वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो आपने पता नहीं क्या किस तरीके से कैलकुलेट किया, आपको लगा कि मे बी वो डेंसिटी नहीं है। यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर अबाउट द सिम्बल्स दैट आर यूज इन द क्वेश्चन। फॉर सपोज इन योर फिज़िक्स वो आपको पी दे देते हैं। अब पी का क्या मतलब है, क्या ये मोमेंटम है या फिर ये प्रेशर है या फिर आपका जो स्मॉल पी है वो डेंसिटी है, क्या वो आपको स्पेसिफाई करके दे देते हैं। डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। लेकिन येस यू नीड टू मेक श्योर कि क्या डेटा गिवन है। बच्चा इसी मतलब आई थिंक सो कि सब जो मैंने कंपायर करके अभी पेश किया है सब में सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स बच्चा यूनिट्स और डेटा में करता है। सो प्लीज़ चेक द यूनिट्स एंड द डेटा इन द क्वेश्चन। और आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप उस की पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हो। ऑलराइट, या जो आपको डेटा गिवन है आप उसको हाईलाइट कर सकते हो ताकि आपको पता रहे कि भाई ये जो है वो डेटा यूज़ हो रहा है। आप यूनिट्स को भी हाईलाइट कर दो, ठीक। मस्ट नॉट वेस्ट टाइम ऑन कैलकुलेटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको जो कैलकुलेटर आप यूज़ कर रहे हो अपनी प्रैक्टिस में आप वही लेकर जाना है। ऐसा नहीं हो कि आप यूज़ कोई और कर रहे हो कैलकुलेटर और आप लेकर कोई और से चले जाओ। बिकॉज यू नीड टू नो कि आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए, ठीक। आपको कैलकुलेटर पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। वो व्हाट आई मीन बाय ग्रिप इज़ दैट कि ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ो और आपको डेटा गिवन हो, आपको वो फार्मूला पुट करना हो, वैल्यूज़ निकालनी हो, तो फिर आप यूँ करो कि अपना कैलकुलेटर आपको यूज़ नहीं करना आ रहा हो या आप बहुत टाइम लगाओ, लाइक वेस्टिंग द टाइम ऑन योर कैलकुलेटर जस्ट थिंकिंग कि भाई कैलकुलेटर में कैसे डालना है, कौन सा बटन ऑप्शन कहाँ है। सो मेक श्योर दैट यू आर फेमिलियर विद योर कैलकुलेटर्स। आपको पता हो कैलकुलेटर में कौन सा बटन क्या है, उसका क्या फंक्शन है, क्या कर रहे हैं। तो सीआई में एग्ज़ाम में जाने से पहले ये भी देख के चले जाना, ठीक। अंडरलाइन की पॉइंट्स जैसा मैंने कहा और मैंने डायग्राम में अंडरलाइन भी किया हुआ है कि मुझे लगा फॉर सपोज़ कोई पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा। यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू डू सो, सो आई आर नॉट डूइंग। आई थिंक सो कि आपको फिर अंडरलाइन करना चाहिए जब किसी ने भी आपको रोका नहीं है। सो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि भाई ये मुझे हिंट मिल गई कि मे बी दैट दिस पैराग्राफ और दिस स्टेटमेंट इज़ पुशिंग मी टूवर्ड्स द आंसर, ठीक है। यू मस्ट लीव 10 मिनट्स एट द एंड टू फिल द बबल शीट। अच्छा, मैंने अपने टाइम में 5 मिनट छोड़े थे एंड में पेपर के 5 से 6 मिनट छोड़े थे मैंने अपने टाइम पर पेपर के एंड में कि मैं ना बबल शीट को फिल कर रहा होता था। लेकिन मेरा हो जाया करता था बिकॉज मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ थी। सो आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स छोड़ने, आपको एक बबल शीट भी दी जाती है विद द क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन पेपर में आप अपनी वर्किंग वगैरह जो भी कर लो, एग्जामिनर उसका एक भी मार्क नहीं देता, आपको मार्क आपकी बबल शीट के आंसर से मिलता है। सो अगर बबल शीट आपकी ब्लैंक चली गई इट मीन्स आपने पेपर अटैम्प्ट ही नहीं किया, ओके। सो इट मीन्स लाइक दैट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बबल शीट को फिल करें। एच बी या बी टाइप पेंसिल यूज़ करें। आप मोस्ट कॉमनली एच बी यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक। और उसको आपको शेड करना है, मेक वो आपको इन्विजिलेटर भी इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि किस तरीके से फिल करना होता है। ऑलराइट, नेवर लीव क्वेश्चन ब्लैंक। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा जस्ट मेक श्योर कि आप स्टेटमेंट पढ़ते रहो, ट्वाइस थ्राइस समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक। आप यूँ समझो कि आपने जितना कुछ अभी तक पढ़ा है वो सारे अपनी ब्रेन में लेकर आ जाओ, पूरा क्वेश्चन देखो अच्छे से और समझो कि यार ये चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है, वो अप्लाई हो रही है। इस तरह से लाइक ट्राई योर सेल्फ टू एवेलुएट, किसी ना किसी तरीके से करके आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। खाली नहीं छोड़ो, खाली छोड़ो उसका मतलब है कि आप अपना 1 मार्क गँवा रहे हो सकता है जो आप तुक्का लगा रहे हो वो सही हो, या हो सकता है जो आपने अपनी ब्रेन मतलब आपने अपनी जो थिंकिंग वगैरह से की है किसी न किसी तरीके से इवैल्यूएट करके अटैम्प्ट किया है वो क्वेश्चन वो बहुत सही हो, ठीक है।
कभी कभार लग जाती है, ठीक। सो मेमोराइज ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। अब मुझे इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलाज क्यों याद करने चाहिए। ऑब्वियसली बिकॉज इन योर पेपर, स्पेशली इन योर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, आपको फार्मूला यूज़ करने पड़ते हैं। लाइक बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल केमिस्ट्री की स्टिशियोमेट्री में होती है, पता नहीं क्यों, पर आपको फार्मूला याद करके जाने। एंड एट द लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस ऑल ग्राफ्स। ये मैंने क्यों लिखा है, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, पर मैंने इसलिए लिखा है। बच्चे यहाँ पर इसलिए गलती करते हैं, वो मतलब आराम से अच्छे खासे टाइम वेस्ट कर देते हैं इन द ग्राफ। उनको ग्राफ ही नहीं समझ में आ रहा था, भाई ग्राफ क्या बनाए। ऑब्वियसली व्हाट इज़ ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट इज़ ऑन द वाई एक्सिस। ऑन द एक्स एक्सिस इट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑन द वाई एक्सिस द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो ग्रेडियंट है वो लाइन का क्या बता रहा है, जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या बता रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक डिक्रीजिंग स्लोप, एक इंक्रीजिंग स्लोप, एक पॉजिटिव स्लोप, एक नेगेटिव स्लोप, ये सब क्या बता रहा होता है। सो इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन ग्राफ्स तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगा बाद में फॉर योर पेपर 1। लेकिन यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि यू नीड टू जस्ट प्रिपेयर एवरीथिंग फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ से भी क्वेश्चंस आते हैं इन योर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, स्पेशली इन योर फिजिक्स, ठीक। बायोलॉजी में भी आते हैं ग्राफ्स, ऐसी बात नहीं है। सो यू नीड टू जस्ट प्रिपेयर ऑल द थिंग्स। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डेप्थ, इन वेरी डिटेल। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर 1 एंड जस्ट डोंट पैनिक, stay calm, ठीक है, and prepare very well until your exams begin. Just have a nap also of 6 to 7 hours so that your mind is fresh. And from my side, all the best.